हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सेल बायोलॉजी के सेल स्ट्रक्चर तथा उसके कार्य तथा सेल्स की खोज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तथा क्लास 11th, क्लास 12th तथा क्लास 10th के स्टूडेंट्स के बारे में भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम ये वीडियो। तो सबसे पहले हम कोशिका के बारे में जानना चाहेंगे। तो किसी भी चीज़ के बारे में जानने से पहले थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री के बारे में भी जानना ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सेल्स जो होता है, तो सेल्स की सबसे पहले जो सजीव जीवाणु कोशिका को किसने खोजा था? एंटन वन लीeuwenhoek ने देखा था तथा इसका क्या किया था? इन्होंने वर्णन किया था। तो उसके बाद में अगर हमें डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सेल्स की खोज किसने की थी, तो कोशिका का जो खोज का श्रेय है वो रॉबर्ट हुक को जाता है। क्यों जाता है रॉबर्ट हुक को? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? मृत कोशिकाओं को मधुमक्खी के छत्ते हनी कॉम्ब के अंदर क्या किया था? उन्होंने देखा था। तो उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। किसी भी जीव के लिए कोशिका सेल्स ही क्या है? मूलभूत से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। तो किसी भी जीव के लिए सबसे छोटी और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? तो वो कोशिका होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये कोशिकीय जीवधारी जो होते हैं, जितने भी जीवधारी होते हैं, उसके अंदर ये स्वतंत्र अस्तित्व यापन करती है। जो एक सेल्स जो होती है वो क्या करती है? स्वतंत्र अस्तित्व यापन करती है और जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होती है। एक कोशिका अपने जीवन के जितने भी आवश्यक कार्य होती है वो करने में सक्षम होती है। और कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता है। तो कोशिका के बिना किसी भी जीव का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता है। इसलिए क्या बोलते हैं? किसी भी जीव के अंदर जो सेल्स या फिर कोशिका है उसे मूलभूत से संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी के अंदर ये भी दिया हुआ है सेल बायोलॉजी के अंदर कि रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने क्या की थी? न्यूक्लियस की खोज की थी। और उसके बाद हम आते हैं सेल थ्योरी के। सेल्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि सेल्स की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज अगर जीवित कोशिका की बात करें तो एंटन वन लीeuwenhoek ने की थी। और अगर मृत कोशिका की बात करें तो मृत कोशिका को जो हनी बी या फिर मधुमक्खी के छत्ते के अंदर किसने देखी थी? रॉबर्ट हुक ने और देखा था। और कोशिका क्या है? शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई है तथा स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट हैं। तो आगे हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत को 1938 से 1939 के मध्य दिया गया था। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत दिया था मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने। तो मैथियस स्लाइडेन क्या था? बॉटनिस्ट था तथा थियोडोर स्वान क्या था? जूलॉजिस्ट था। तो मैं आपको इसको जो कौन सा बॉटनिस्ट था, कौन सा जूलॉजिस्ट था, ये आपको याद कराने की भी ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आगे हम पढ़ते 1838 में जर्मनी के जो वनस्पति वैज्ञानिक बॉटनिस्ट मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वैज्ञानिक का नाम क्या है? मैथियस स्लाइडेन। तो मेथी क्या होती है? मेथी भी एक प्रकार का क्या होता है? पौधा। और इस वैज्ञानिक का नाम भी उसी लगभग वैसा ही है। तो इसको हम मतलब उससे थोड़ा सा रिलेटेड कर सकते हैं और ये भी क्या हो जाएगा? बॉटनिस्ट होगा। तो इसने किसके ऊपर अध्ययन किया था? इसने प्लांट्स के ऊपर अध्ययन किया था। और प्लांट्स के ऊपर, पौधों के ऊपर अध्ययन करने के बाद में इन्होंने बताया कि पौधे के अंदर विभिन्न प्रकार की क्या होती है? सेल्स होती है, जो मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू का निर्माण करती है। ये किसने बताया था? एक बॉटनिस्ट था, वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन ने बताया था। और उसी समय, लगभग उसी समय, जैसे 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है, जिसे हम आजकल क्या कहते हैं? जीवदरिया झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक मतलब जूलॉजिस्ट था थियोडोर स्वान। तो स्वान किसको बोलते हैं? कुत्ते को। और कुत्ते की अगर हम संरचना या फिर वर्गीकरण पढ़ते हैं तो वो किसके अंदर पढ़ते हैं? जूलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, पर जंतु के अंदर पढ़ते हैं। तो ये किसका वैज्ञानिक था? जंतु वैज्ञानिक था। विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक क्या होती है? पतली
परत होती है, जिसे आजकल हम क्या कहते हैं, जीवदरीय झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लगभग खोज या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी, तो वो थियोडोर स्वान ने दी थी। और थियोडोर स्वान ने प्लांट टिश्यू या फिर पादप ऊतकों का भी अध्ययन किया था, और उसके बाद में अध्ययन करने के बाद में उन्होंने बताया कि जो सेल कोशिकाओं के अंदर क्या होती है, सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति के बारे में जानकारी किसने दी थी, थियोडोर स्वान ने दी थी। थियोडोर स्वान क्या था, जंतु वैज्ञानिक था, लेकिन उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पादपों के ऊपर भी अध्ययन किया था। और इसी आधार पर इन्होंने अपनी परिकल्पना रखते हुए प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिका और उनके उत्पाद से मिलकर बना है। तो इसी आधार पर स्वान ने अपनी क्या दी, हाइपोथेसिस या फिर परिकल्पना दी, और बताया कि जो प्राणी और वनस्पतियों का शरीर क्या होता है, या फिर कोशिका का मिलकर बना होता है, या फिर कोशिकाओं से मिलने वाले जो उत्पाद होते हैं, जो कोशिकाओं से जो भी उत्पाद बनते हैं उनसे मिलकर बना होता है। और इसके पश्चात क्या हुआ, स्लाइडेन और स्वान ने संयुक्त रूप से सेल थ्योरी या फिर कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इन दोनों ने ये सिद्धांत दिया कि जो वनस्पति या फिर प्राणियों का शरीर होता है, उनके कोशिका या फिर कोशिका के उत्पाद से मिलकर बना होता है। इन्होंने ये सेल थ्योरी दी, लेकिन इनका जो यह सिद्धांत जो था, यह बताने के अंदर असफल रहा कि नई कोशिकाओं की, ये तो था कि कोशिकाओं का निर्माण होता है, लेकिन नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, ये बताने के अंदर क्या था, असफल था। तो उसके बाद में एक वैज्ञानिक आता है, रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो जो 1855 के अंदर आता है, तो उन्होंने कोशिका सिद्धांत के अंदर क्या दिया, और कोशिका सिद्धांत में रूपांतरण का सिद्धांत दिया। तो इन्होंने क्या बोला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब अर्थात इन नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पुरानी सेल्स से होता है। तो नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है, पुरानी कोशिकाओं से होता है। इन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये किसने बोला था, रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। तो उसके बाद में जो इन्होंने सेल थ्योरी दी, कोशिका सिद्धांत के लक्षण दिए, तो इन्होंने क्या बोला कि सभी जीव होते हैं सजीव कोशिका तथा कोशिकाओं के समूह से। इन्होंने पहले जो उनकी थ्योरी थी उसको रूपांतरित करके या फिर थोड़ा सा मॉडिफाइड करके अपनी थ्योरी दी। तो सभी जीव सजीव कोशिका तथा कोशिकाओं के समूह से निर्मित होते हैं, और कोशिका ही संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, और नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं में विभाजन से होता है। और उसके बाद में ये तो इन्होंने क्या दी थी, सेल थ्योरी दी थी। लेकिन सेल थ्योरी के भी क्या होते हैं, कुछ जो जीवाणु होते हैं, या फिर कुछ जीवाणु नहीं बोल सकते हम, जिसको वायरस होते हैं, विरोइड्स हो सकते हैं, या फिर प्रियन्स हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी जीव है जो क्या है, कोशिका सिद्धांत के अपवाद है। इनके अंदर क्या होती है, अपनी खुद की कोशिका नहीं पाई जाती है, जैसे वायरस, विरोइड्स या फिर प्रण, इन सभी के अंदर कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है। फिर भी हम इसको क्या मानते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि ये जो विषाणु होते हैं, ये जो वायरस होते हैं, किसी भी मेजबान कोशिका जो भी किसी भी शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, और उस कोशिका का क्या करते हैं, ये जो सिस्टम होता है उसको ये यूज करते हैं, और अपना क्या बनाते हैं, अपनी संतति वगैरह बनाते हैं। इसलिए इनको क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है। तो ये तीन क्या है, वायरस, विरोइड्स तथा प्रियन क्या है, कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ऐसे ही वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, तथा ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।